हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं नवंबर का आपका मंथली मैगजीन जो विजन की है उसका। गाइस, आज पार्ट थर्ड है जिसमें कि हम आज कंप्लीट करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस को। देखो, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में आज डिस्कस करते हैं कि रिसेंटली ये कैसे क्रिएट हुआ, ये इशू क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ये सब समझते हैं। तो देखो क्या हुआ, बिहार के जो कैबिनेट है उसने एक रेजोल्यूशन पास करवाया और रिक्वेस्ट करी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना चाहिए बिहार को। तो ये बोला गया, ये डिमांड आई बिहार की साइड से। अब सबसे पहले समझो किन किन क्राइटेरिया के बेसिस पर किसी भी स्टेट को, किसी भी यूटी को स्पेशल कैटेगरी में कब रखा जाता है। देखो, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है या तो आप हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन में रहते हो, ठीक है। सेकंड होता है या तो आपकी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है या लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो, या जो साइजेबल शेयर है पॉपुलेशन का वो कम हो। तीसरी चीज होती है कि अगर आप किसी स्ट्रेटेजिक, किसी बॉर्डर एरिया पे रह रहे हो जहाँ पर नेबरिंग कंट्री है, वहां पर आपको मिल सकता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। चौथा कारण होता है कि कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस है तो भी आपको ये एससीएस मिल जाता है। पांचवा कारण है नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस। अगर नॉन वाइबल नेचर है स्टेट फाइनेंसेस का, तो या उनके पास कुछ कमी है पैसों की, तो कुछ इस तरह से जैसे आपको दिया जाता है। अब जैसे आपको समझना चाहिए नॉन वाइबल का मतलब क्या होता है। देखो, वाइबल का मतलब है सक्सेसफुल, नॉन वाइबल मतलब जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, ठीक है ना। तो यानी सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं तो उसमें हम ये देते हैं आपका, तब आपका स्टेटस मिल सकता है। और वो कैसा है, स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस है। अब बिहार गवर्नमेंट ने ये बोला, बिहार कैबिनेट ने ये बोला कि हमारे देश, हमारे जो स्टेट है वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बैकवर्डनेस है, पोवर्टी है। ठीक है, क्या बोला, पोवर्टी है और बैकवर्डनेस है। रेगुलर फ्लड्स आती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है। नदर्न रीजन के रेगुलर फ्लड्स और सदर्न स्टेट्स के सिवियर ड्रॉट्स हमें झेलने पड़ते हैं, ये आई कमी। अब फिर इन्होंने बोला कि दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा 2000 में बाइफरकेशन हुआ झारखंड के साथ, तो बहुत ज़्यादा जो हुआ, शिफ्ट हो गई इंडस्ट्री झारखंड की तरफ, और एम्प्लॉयमेंट जो थी वो एक प्रॉब्लम बन गई, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एक दिक्कत आ गई। अपार्ट फ्रॉम बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भी यही कह रहे हैं कि हमें भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डाला जाए। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, कि जो आप अभी हो उससे क्या आपके स्टेटस में बदलाव आएगा, वो समझते हैं। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक तरह की क्लासिफिकेशन है जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करती है, ताकि वो आपको असिस्ट करेगी जो जो भी जोग्राफिकली या सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज झेल रहे हैं, जिन जिन भी स्टेट्स में ये प्रॉब्लम है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करेगी। तो एससीएस यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस 1969 में इंट्रोड्यूस होता है। किस रिकमेंडेशन में, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि सर्टेन कैटेगरीज को बेनिफिट दिया जा सके। ठीक है, डिसएडवांटेज जो स्टेट्स हैं आपके उनको दिया जा सके। तो इसके लिए क्या किया जाता है, लोकल गवर्नमेंट जॉब्स देना है ना, या गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस में, कुछ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हेल्प करना, रिजर्वेशन देना। तो एससीएस ने क्या करा, अपने ग्रांट्स को जो रिसीव करते हैं, ये गैडगिल मुखर्जी फॉर्मूला दिया गया था उसके तहत करा जाता है। पास्ट में देखा गया था जो आपके ये वाले हैं ना स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, इनको यूनियन गवर्नमेंट ग्रांट्स देती थी, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स उसके होते थे, और वो रिकमेंडेशन पे था, एनडीसी की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की रिकमेंडेशन पे चल रहा था। क्या ना, 1969 में 3 ऐसे स्टेट्स थे जिनको सबसे पहले क्या मिला, स्पेशल कैटेगरी का स्टेट्स का दर्जा मिला। पहला स्टेट था जम्मू कश्मीर, सेकंड था असम, थर्ड था नागालैंड। पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहले ऐसे कौन से कैटेगरी के स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से जिनको मिला है। याद रखना, जम्मू कश्मीर, असम एंड नागालैंड। सब्सिक्वेंटली 8 ऐसे और भी स्टेट्स थे जिनको मिला, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी को क्या मिला, आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया गया। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कैटेगराइज करो आप किसी स्टेट को एज एससी स्टेट। हाउएवर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो ऐसा प्रोवाइड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 371, 371 का ए, एच, जे, ये सब। तो यहाँ पर जो रिकमेंडेशन आपकी चलती है 14 फाइनेंस कमीशन के तहत चलती है। एससीएस को एग्जिट भी किया जा सकता है, कभी कभी ऐसा भी करा सकता है, वहाँ पे रिकमेंडेशन में ये भी बोला गया है ना। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं, अगर मान लो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी स्टेट को मिल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो उसमें पहला कारण होता है कि बेनिफिट सबसे पहला क्या मिलेगा, सेंट्रल की असिस्टेंस मिलेगी। यानी अर्लियर जो गेटगिल मुखर्जी फॉर्मूला था उसमें 30% टोटल सेंट्रल असिस्टेंस स्टेट को दी जाती थी, लेकिन 14 फाइनेंस और 15 फाइनेंस कमीशन की वजह से जब ये मर्ज हो गया तो एलोकेशन के डिविजनल पूल को भी इन्हांस कर दिया, उनकी फंडिंग को इन्हांस कर दिया 41%।
ठीक है। फिर फंडिंग में क्या कहा जा रहा है, सेंट्रल स्टेट की जो फंडिंग है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है आपकी, वो आपके 90 to 10%, सो फार मोर फेवरेबल 60 to 40, 80-20, जो भी जनरल कैटेगरी स्टेटस को उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। अब कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर क्या होता है, तीसरा बेनिफिट की बात कर रहा है कि कॉन्टिन्यूटी रहती है अनस्पेंट मनी की। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो क्या कह रहा है कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं उनको ये फैसिलिटी होती है कि अगर वो पैसा अनस्पेंट रह जाए किसी फाइनेंशियल ईयर में तो इट डज नॉट लैप्स, एंड उनको कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो यूज पैसा कर सकते हैं। चौथा बेनिफिट होता है इंसेंटिव्स का बेनिफिट, कि सेवरल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को इन द फॉर्म ऑफ कंसेशंस, कस्टम के फॉर्म में, एक्साइज ड्यूटीज के फॉर्म में, इनकम टैक्स रिटर्न्स के फॉर्म में, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स के फॉर्म में, ताकि आप इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करें और नई नई इंडस्ट्रीज बनाएं। तो आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है वो अवेल करते हैं बेनिफिट ऑफ डेट स्वैपिंग, है ना, जिससे आप डेट स्वैपिंग कर सकते हो किसी स्टेट के थ्रू, है ना, डेट रिलीफ स्कीम्स में आप इसको पैसे को यूज कर सकते हो। तो इंसेंटिव बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, कंसेशन आपके जो कस्टम वगैरह में, ड्यूटीज में, इनकम टैक्स रेट्स में जो दिए जा रहे हैं, तो ये सारे फायदे आपको बीइंग बिकम अगर अगर आप बन जाते हो बीइंग अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ये सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। लेकिन क्या क्या कंसर्न्स होते हैं जब हम बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए, तो उससे रिलेटेड कुछ कंसर्न्स होते हैं। पहला कंसर्न वो बोल रहा है क्राइटेरिया पर, कि लैक ऑफ कंसेंसस है अमंग स्टेट ऑन क्राइटेरिया यूज्ड। जब जैसे ये कह रहा है कि एससीएस वाज ग्रांटेड टू उत्तराखंड, क्योंकि बॉर्डरिंग कर रहा है, हिमालयन स्टेट है तो उसको डिनवर्ट है, हिमालयन स्टेट, एंड वाज डिनाइड टू झारखंड, छत्तीसगढ़ को डिस्पाइट बीइंग बिलो उत्तराखंड होने की वजह से भी उनको नहीं दिया गया। तो स्टेट में आपस में ये एक दिक्कत आती है, आपस में लड़ाई हो जाती है। इंटर स्टेट डिस्पैरिटी के कारण दिक्कत है कि अगर आपने स्पेशल स्टेटस किसी सर्टेन स्टेट को दे दिया तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी हो जाएगी, लूप साइड क्रिएट हो जाएगी इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर्स में, फिस्कल इनडिसिप्लिन क्रिएट हो सकता है। कैसे क्रिएट होता है बताती हूँ मैं। डेट स्वैपिंग या डेट रिलीफ स्कीम से क्या होगा, इनडायरेक्टली इनकरेज करेगा ये स्टेट को टू स्पेंड बियॉन्ड देयर सर्विस कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बना लेंगे, क्योंकि डेट तो मिल ही रहा है, उधारी तो चल ही रही है। अब इसकी वजह से कह रहा है, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे दे कि आउटस्टैंडिंग गारंटी एज अ परसेंट ऑफ जीएसडीपी, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक जो वहाँ पर प्रोडक्ट था, 20% था जेएनके का, 10% था हिमाचल प्रदेश का। तो कह रहा आप इससे ही समझ लो उसका जीएसडीपी का 20%, तो यही आउटस्टैंडिंग गारंटी इतनी ज़्यादा आ गई है। फिर फिजिकल बर्डन किस पे पड़ेगा अल्टीमेटली, सोचो अगर आपने एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट को दे दिया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, 90% फंड आप उनके पे करोगे इन स्पेंटली स्पॉन्सर्ड स्कीम, अगेन 60% इन केस ऑफ नॉर्मल कैटेगरी स्टेट अगर होता तो 60% ही देना पड़ता, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंडिंग और रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, वो किसी और अच्छे काम में लग सकते थे, लेकिन क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में 90% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट का शेयर, यहाँ पे शेयर ही सेंट्रल गवर्नमेंट का 90% होगा, तो फिर गाइस कैसे काम चलेगा, उनकी फंडिंग में कितनी दिक्कत आएगी। इसीलिए वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि डिपेंडेंसी रिड्यूस करने की बेहद ज़रूरत है, कि ऐसे स्टेप लिए जाएं कि स्टेट जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उनकी डिपेंडेंसी सेंट्रल असिस्टेंस पे ख़त्म हो, वो क्यों ना कोई लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, वो क्यों ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करें और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई क्यों नहीं कर सकते हैं। अब आप ना कुछ ऐसे आइडियाज सोचो कि बिहार में ये प्रॉब्लम तो है कि फ्लड आ रहे हैं, ड्रॉट का इशू है, झारखंड की इंडस्ट्री चली गई, ऐसे क्या, मान लो अगर आप बिहार के ही हो तो आपको अपने स्टेट के लिए क्या लगता है, या जो भी कहीं से भी आप बैठे हो सुन रहे हो, आपको क्या लगता है ऐसा क्या करना चाहिए बिहार में जिससे बिहार का जो स्टेट है वो अच्छा हो जाए, प्रमोट हो जाए, जिसकी इकोनॉमी सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर सारे ठीक हो जाए। ये आइडियाज आप सोचो। फिर उसके बाद क्राइटेरिया ऐसा क्या सजेस्ट किया जाए, तो कह रहा है रिव्यू करो क्राइटेरिया को, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या यूनिक चैलेंज को, हर स्टेट का ना एक यूनिक चैलेंज होता है, तो उस यूनिक चैलेंज को देखो और देखने के बाद उसको इवेलुएट करो और देखो किस वजह से इसकी बैकवर्डनेस है, लो रिसोर्स बेस का अगर बैकवर्डनेस है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन से ऐसे रिसोर्सेज की मदद दी जा सकती है, वो फोकस डिलीवरी दी जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट तो करे लेकिन फोकस्ड होके दे, टारगेट चीज पर दे कि ये टारगेट चीज नहीं है तो यहाँ ये दे सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर लो इतने टाइम में और ये भी ठीक हो जाएगा। फिर इंटर स्टेट कोलैबोरेशन करना बेहद जरूरी है, कि अगर आपस में स्टेट कोलैबोरेट कर लें, नॉलेज शेयरिंग कर लें, अपने आपस में देखो, अगर आपस में झारखंड और बिहार मिलके इंडस्ट्रीज के पार्ट में ये दिक्कत आ रही है, वहां पर कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन के साथ नॉलेज शेयरिंग के थ्रू करें। इससे देखो दो फायदे होंगे, एक तो समस्या सुलझ जाएगी, दूसरा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसकी हम बात करते हैं वो स्ट्रेंथन होगा।
तो कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज करने की ज़रूरत है, बेस्ट प्रैक्टिसेस करें, लेसन्स को हम लर्न करें कि जो हम कर सकते हैं एससीएस को प्रमोट उस तरह से करें, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आप बने ही मत रहो, उसको अपने अंदर से सोचो कि जैसे जैसे हम चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं वह काम करें। ठीक है, ये था गाइज आपका ये वाला टॉपिक। अब चलते हैं हम शॉर्ट्स पे। बहुत टाइम से मुझे बच्चे कह रहे थे कि मैम शॉर्ट भी ना जो इम्पोर्टेंट वाले हो वीडियो में डाल दिया करो, तो आज वैसा ही कर रहे हैं। देखो पहला टॉपिक है आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने आईना डैशबोर्ड सिटीज का पोर्टल बनाया है। क्यों बनाया है? इस पोर्टल के तहत क्या होगा, स्टेटस एंड प्रोग्रेस सिटीज का पता चलेगा 5 ब्रॉड थीमेटिक एरियाज में, कि कौन कौन से एरियाज में। जैसे देखो इसके कौन कौन से एरिया है सुन लो, वो भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, फिनेंस है, प्लानिंग है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है, डिलीवरी है बेसिक सर्विसेज की, ये सारी चीज़ें हैं। अर्बन लोकल बॉडी जो क्रॉस कंट्री है वॉलंटरी सबमिट कर सकती है अपना की डेटा, ऑडिटेड अकाउंट, सेल्फ रिपोर्टेड परफॉर्मेंस, ये सारी की सारी। मिनिस्ट्री अपने डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत हेल्डिंग करना ये सब कर सकता है, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दे सकता है, ये सारा काम करेगा। अब इस पोर्टल को बनाने के समझो क्या ज़रूरत पड़ी है। तो सबसे पहली बात, हेल्दी कंपटीशन हो अर्बन लोकल बॉडीज में, इंस्पिरेशन मिले दूसरे स्टेट को, मोटिवेशन मिले काम करने का, इम्प्रूवमेंट का, लर्निंग मिले, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, इस पोर्टल की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि क्रिटिकल डेटा सिंगल प्लेटफॉर्म पे रहेगा तो नई स्कीम डिसीजन मिस आ सकते हो। अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 74th अमेंडमेंट 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, 3 टियर गवर्नमेंट का है। इसमें नगर पंचायत रूरल अर्बन एरियाज में होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल जो होती है स्मॉलर अर्बन एरियाज में होती है, एमसीडी जिसको आप देखते हो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में होता है। 18 स्पेसिफिक इनके फंक्शंस हैं, 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये आता है। ठीक है ना, इसके 5 साल के टर्म्स हैं, रीइलेक्ट शेड्यूल विद इन 6 मंथ ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द टर्म। ठीक है, तो ये याद रखना। अब रिपोर्ट आया ऑन बिल्स फॉर क्रिमिनल लॉस, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बैठी होम अफेयर्स की, उसने 3 बिल को लेकर आई। भारतीय न्याय संहिता जिसमें इंडियन पिनल कोड को चेंज करा जा रहा है, भारतीय कोड ऑफ आपका सीआरपीसी है, और आपका एक इंडिया आईईए है यानी भारतीय साक्ष्य बिल यानी कि इंडियन एविडेंस, सबको ना रिप्लेस करा जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस में पेंडेंसी चल रही थी, जस्टिस डिलीवरी टाइमली नहीं हो पा रही थी, कॉलोनियल लेगेसी को इरेज करना चाहते थे हम, और कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। इसके चलते ये लाया गया है, तीनों बिलों में चेंजेस लाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ केसेस अगेंस्ट एमपीज और एमएलएस। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है हाई कोर्ट को कि हम अर्ली डिस्पोजल केसेस को जल्द से जल्द करें, क्योंकि इनके केसेस अगर ज़्यादा टाइम तक चलेंगे तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जा कौन रहा है, क्रिमिनल जा रहा है या कौन जा रहा है। तो इसीलिए गाइडलाइंस इशू करी गई है। सेक्शन 8 का जो 3 क्लॉज है आरपीए उसके अंदर आता है। इसमें क्या कहता है कि जो भी व्यक्ति कन्विक्ट पाया जाएगा किसी ऑफेंस में अदर देन ऑफेंसेस सेंटेंस 2 साल से ज़्यादा का, तो उसको डिस्क्वालीफाई करा जाए। याद रखो सेक्शन 8 का 3 आरपीए एक्ट 1951 में है ये। तो एससी ने इसी में कुछ गाइडलाइंस दी है। स्योमोटो केसेस जो है जिसमें कि डेजिग्नेटेड कोर्ट्स में दिया गया, मॉनिटर करें ऐसी केसेस, जो चीफ जस्टिस हैं वो चेक करें ऐसे केसेस को जल्द से जल्द, और डेजिग्नेट करें कोर्ट को, प्रायोरिटीज बेसिस पे इसको ख़त्म करें जो भी क्रिमिनल केसेस हैं ना इनके केस जो चल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बात आती है नेक्स्ट आपकी, राइट। तो इसमें एक बता दिया है कि देखो इसमें ना केसेस बता रखे हैं पनिशेबल कहाँ कहाँ पर, आर्टिकल 227 जहाँ के ध्यान रखना, इसमें एससी ना मेजर्स लेता है, इफेक्टिव मेजर्स लेता है, और ट्राइब्यूनल्स भी बैठती हैं, इसमें डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जजमेंट्स का गाइस ज़रूर याद रखना। लिली थॉमस की जजमेंट थी ये, याद है? लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो जजमेंट थी उसमें बोला गया था कि अगर कोई भी लेजिस्लेचर 2 साल मिनिमम इम्प्रिजनमेंट रहा है, वुड सीज टू मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, ऐसे ही ये 3 केसेस आपको इसमें दे रखे हैं। नेक्स्ट इज आपका इनकॉर, इसका होता है इनेबलिंग कम्युनिकेशन इन रियल टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया है, कैंडिडेट्स को कंप्लीट करना इन हाउस सॉफ्टवेयर के अंदर। एंड टू एंड एप्लीकेशन है, रिटर्निंग ऑफिसर इसको डिजिटाइज करेगा, वोट कितने पोल हुए हैं टेबुलेट करेगा, राउंड वाइज डेटा, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स बनाएगा, और अनदर एप्लीकेशन जो इसको इनकोर स्क्रूटनी कह रहे हैं, ये स्क्रूटनाइज करेगा कितने कितने नॉमिनेशंस कैंडिडेट के ऑनलाइन थ्रू आए हैं। तो एक तरह की ऐप है, इसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, फायर, एजुकेशन, पुलिस, एनवायरनमेंट है। कोई ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, होल्डिंग रैलीज, रोड शोज एक्सेट्रा टू पॉलिटिकल पार्टी या जो भी कैंडिडेट है। तो याद रखना किसे बनाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसके लिए बनाया? फॉर कैंडिडेट्स की कंप्लीट करें वो इलेक्शन मैनेजमेंट को ठीक से करें, उसके लिए एंड टू एंड एप्लीकेशन है, डिजिटाइज फॉर्म में डाला गया है, ये सारी बात है। लास्ट आपका जो शॉर्ट है वो है कर्बिंग
फिल्म पायरेसी, देखो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का मेजर लिया गया है कि फिल्म की पायरेसी को चेक किया जाए। अब इसके तहत करा क्या जा रहा है, करा ये जा रहा है कि एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर रही है, कौन, CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये जो भी पायरेसी रिलेटेड कंप्लेंट आएंगी वो यहीं जाएंगी। फिर मैकेनिज्म कैसे करा जाएगा, सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट एक्ट 2023 का है, उसको देखा जाएगा। यहाँ पर आपका एक ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर होता है, जो भी पर्सन जिसको ऑथराइज्ड है कि वो कंप्लेंट कर सकता है। अगर कोई कंप्लेंट नॉन ऑथराइज पर्सन करता है तो ऑफिसर उसको पूरा सुनेगा केस टू केस बेसिस में, और उसकी जेन्युइननेस को चेक करके फिर आगे बढ़ेगा। आफ्टर डायरेक्शन फ्रॉम ऑफिसर, उसके बाद वो जाएगा, रिमूव करा जाएगा उस इंटरनेट लिंक को, पायरेटेड कंटेंट को हटाया जाएगा 48 घंटे के अंदर अंदर। पायरेसी को खत्म करने के लिए एक और एक्ट है, सिनेमेटोग्राफी वाला तो है ही, इसको अमेंड करके डाला गया है, दूसरा कॉपीराइट एक्ट 1957 IT एक्ट सारों को ले लिया जाता है। तो इंटरनेट प्राइवेसी को, डुप्लीकेशन को अनऑथराइज तरीके से रोकने के लिए किया गया रहा है। इससे होता क्या है, 20,000 करोड़ का लॉस होता है एवरी ईयर टू फिल्म इंडस्ट्री। इसीलिए बनाया गया है कि कोई भी इस तरह की चीजें ना बनाई जाए, प्रिजनमेंट भी है और पैसे भी, आपके फाइन भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो बच के चलाना है, ठीक है। इफ यू आर द फिल्म डायरेक्टर तो आप समझ लो पायरेसी नहीं करनी है आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस, वी हैव कंप्लीटेड पॉलिटी एंड गवर्नेंस टुडे। कल से इंटरनेशनल रिलेशंस शुरू होगा। अच्छे से पॉलिटी एंड गवर्नेंस को रिवाइज कर लो, तीनों वीडियोस डाल दी गई हैं, पूरा टॉपिक कवर करा गया है। अच्छे से इसको पढ़ लो ताकि पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपका स्ट्रांग हो जाए। कल इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए फिर से मिलेंगे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।